नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कुंदन टमटा है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज एक टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। टॉपिक थोड़ी सी संजीदा है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट मैंने चुना है, सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने रिसेंटली जिसको एक्सपीरियंस किया है, वो सब आप सब लोगों के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है कश्मीर की। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 11 साल से ट्रिनिडाद एंड टोबैगो वेस्ट इंडीज़ में रहता हूँ और यहीं पे सेटल हूँ, यहीं पे अपना काम है और यहीं पे मैरिड हूँ। मेरी वाइफ जो है वो इंडियन मूल की हैं लेकिन यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं। तो पिछले 6 महीने से हम लोग प्लानिंग बना रहे थे इंडिया जाने की। हालांकि मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरी पूरी फैमिली जो है वो इंडिया में रहती है, तो मैं उनसे मिलने जाते रहता हूँ। तो इस बार मेरी वाइफ जो है वो भी मेरे साथ गई इंडिया। तो हुआ यूँ, पिछले मार्च जो रिसेंटली जो मार्च गया हुआ है 2025 में मैं इंडिया गया और अपने फैमिली वगैरह के साथ टाइम स्पेंड किया। हालांकि जो मेरी वाइफ थी उसे भी साथ में आना था लेकिन वो उसको छुट्टियां नहीं मिल पाई, तो वो थोड़ी सी लेट आई, मैं पहले चला गया अब मार्च में। तो हमारा प्लान था इंडिया के अंदर, दिल्ली में तो हम लोग थे ही खैर। हम लोगों को पंजाब, लखनऊ, अयोध्या राम टेम्पल और ताजमहल वगैरह ये सब कुछ देखना था और हुआ ऐसे ही। तो मेरी वाइफ जो है अप्रैल में आई और हम लोग पूरे जो नॉर्थ इंडिया घूमते हुए दिल्ली से पंजाब या और लखनऊ, फिर बाद में पंजाब से हम लोग गए कश्मीर। तो आज बात मैं कश्मीर की करूँगा आप सब लोगों से कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा कश्मीर में। दोस्तों, कश्मीर जो है, कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है और हम लोग बचपन से ही ये सुनते हुए आ रहे थे कि कश्मीर जन्नत है। और ऑब्वियसली है भी, क्योंकि माउंटेन है और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उसे ऐसा कहा जाता था। और जो पुराने जो फिल्मों में भी जो दिखाया जाता था, तो वर्ल्ड वाइड जो भी इंडियन सिनेमा देखने वाले हैं या भारत के बारे में जिन लोगों को जानकारी है, उन लोगों के लिए जो कश्मीर है वो उसका एक अलग ही एक महत्व है। 19 अप्रैल हम लोग पंजाब से कश्मीर के लिए गए। तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा हम लोगों का जो एक्सपीरियंस था। सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है वो है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट का ये एक्सपीरियंस है कि जैसे आप लोग वहाँ पे उतरते हो तो आपके जो सिम कार्ड जिन्हें आप यूज कर रहे हो दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब में, भारत के किसी अदर कोने में, कोई भी स्टेट में आप चले जाओ, तो हमारे जो सिम कार्ड हैं, जो आपने नॉर्मली जो दिल्ली वगैरह से जो लिए हुए सिम कार्ड हैं, वो सारे चलते हैं। आप साउथ इंडिया भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वो सिम कार्ड से आप कहीं पे अपने फैमिली वगैरह से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कश्मीर के अंदर जाते ही ये सारी चीज़ें नहीं हैं। कश्मीर जाते ही आप जैसे ही श्रीनगर एयरपोर्ट पे आप लोग उतरोगे तो फिर आपके जो सिम कार्ड हैं वो चलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ और उसके बाद आपको लोकल सिम कार्ड वहाँ से लेना पड़ेगा। तो सिम कार्ड आप बाहर से भी ले सकते हो और सिम कार्ड आप एयरपोर्ट के अंदर से भी ले सकते हो। वो लोग मतलब आपकी एक आईडी उन्हें चाहिए होगी, आधार कार्ड या कोई भी आईडी या पासपोर्ट वगैरह जो भी आपके पास है। तो सिम कार्ड आपको मिल जाएगा। जियो का सिम कार्ड देते हैं वो लोग, 1 मंथ के लिए वो वैलिड होता है। और तो हम लोग तो वहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए रुकने वाले थे, लेकिन फिर भी लेना तो पड़ेगा क्योंकि आपको आपके फैमिली के साथ कांटेक्ट करना है और आपको इंटरनेट वगैरह सब कुछ चाहिए होता है। तो मैं भी लाइन पे लगा और वो जो लोग जो वहाँ पे जो सिम कार्ड देने वाले थे, वो लोग बिल्कुल अनप्रोफेशनल लोग, मतलब काउंटर भी नहीं है, बस ऐसे ही वो लोग ऐसे स्टूल पे बैठे हुए थे और अपनी ही लैंग्वेज में
वो बात किए जा रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं कस्टमर को, मतलब जो काम 10 मिनट में हो सकता है उसके लिए 1-1.5 घंटा उन्होंने खड़ा कर दिया। खैर कोई बात नहीं, सिम कार्ड मैंने लिया, उसके बाद मैं फिर एयरपोर्ट से बाहर आया। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद अमूमन जब हम दूसरे शहरों में होते हैं तो हम लोग ओला उबर का यूज़ करते हैं। एयरपोर्ट से आप निकलोगे या कहीं के लिए भी आप उबर से कैब बुक करोगे तो फिर आप अपने डेस्टिनेशन वगैरह पे इजीली पहुंच सकते हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे ना ओला ना उबर, कुछ भी वहाँ पे नहीं चलता। तो उसके लिए फिर एक उनके अपने टैक्सी के जो बाहर जो काउंटर बने हुए हैं, छोटे से उन्होंने काउंटर बना रखे हैं जिस पे प्रीपेड करके, हालांकि प्रीपेड वगैरह का तो हर एयरपोर्ट पे आपको मिलता है, लेकिन दिल्ली वगैरह के अंदर उबर का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि थोड़ी सी एयरपोर्ट से थोड़ी सस्ता होता है। तो वहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उनके पास ही जाना है। और उनके जो अपने प्राइजेज़ हैं, जो उनके अपने चार्जेज़ हैं, वो अपने मन मुताबिक हैं। मतलब में उन्होंने अपने रेट रखे हुए हैं और आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो उनका जो मैंने सिस्टम देखा वो ये है, अगर आप 10 किलोमीटर भी जा रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ के आसपास वो लोग चार्ज कर रहे हैं, यानी कि 1 किलोमीटर का 100 रुपये। और आप उनसे कुछ बोल भी नहीं सकते, वो कहते भाई साहब यही है हमारा, मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आप कोई अदर एयरपोर्ट के अंदर से आपको वही फिर कैब करनी पड़ेगी। खैर कोई बात नहीं, फिर हम लोग गए एयरपोर्ट से हम लोग होटल के लिए निकले। मैंने होटल राजबाग करके एक जगह है श्रीनगर में, जो कि डल लेक के आसपास है। तो वहाँ पे एक होटल है, एक ठीक ठाक होटल मैंने बुक किया हुआ था booking.com से, क्योंकि मैं booking.com को ही यूज़ कर रहा था दिल्ली, पंजाब वगैरह जहाँ भी मैं जा रहा था, इंडिया के किसी भी उसमें। तो booking.com से एक वेल नोन साइट है जिससे आप फ़्लाइट वगैरह या सारी चीज़ें बुक कर सकते हो। तो उसी पे ट्रस्ट करके मैंने किया था। लेकिन जो booking.com के अंदर जो उन लोगों ने जो पिक्चर्स दिखाई थी जो होटल्स की, या उनके जो रूम है या होटल है, वो बिल्कुल ऐसा था नहीं, केवल नाम वही था। अंदर गया मैं, वहाँ पे रिसेप्शन पे हम लोग गए तो उन लोगों का जो था कि भाई, सबसे पहले तो हम वहाँ पे खड़े रहे, रिसेप्शन पे कोई भी बंदा वहाँ पे था नहीं। तो 10 मिनट वेट करने के बाद एक बंदा आया, फिर उससे हमने पूछा भाई हमारी बुकिंग है यहाँ पे। तो उसने देखा, उसके पास कोई सिस्टम भी नहीं है, ना लैपटॉप ना कंप्यूटर, कुछ भी नहीं। उसने एक बुक में, वो एक नोटबुक में लिखा हुआ था, कह रहा था हाँ जी आपका ये है। तो पेमेंट, हमने कहा भाई पेमेंट तो हम कार्ड से करते हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह कार्ड से, इंटरनेशनल कार्ड से या जो भी हमारे पास थे उससे हम पे कर रहे थे। तो वो कह रहा है कि नहीं जी हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर मैंने उससे कहा भाई इतना कैश वगैरह लेके तो आजकल कौन जाता है, इंडिया के अंदर सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ मतलब आप अपने सेल फ़ोन वगैरह से भी कर सकते हो। हालांकि मैं भी अपना जो गूगल पे वगैरह है वो कर रहा था, लेकिन कश्मीर के अंदर जाने के बाद, श्रीनगर जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, तो सिम मेरा जो है वो थोड़ी सी मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहा था बैंक से, तो वो भी नहीं चल पा रहा था। तो फिर मैंने कहा भाई हमारे पास यूएस थे, यूएस डॉलर्स, मैंने कहा मैं यूएस ले ले, इससे अपना कर लो। कह रहे नहीं हम लोग यूएस भी लेते नहीं हैं, आप लोग एक्सचेंज करा के लेके आइए। आप लाल चौक वगैरह जो आसपास का एरिया है वहाँ से एक्सचेंज, मतलब अमूमन क्या होता है कि आप किसी होटल में जाते हो तो होटल के अंदर ही मनी एक्सचेंज वगैरह भी आप कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा भी नहीं था। वो कह रहे कि टैक्सी लो बाहर से, जो कि टैक्सी, और बाहर बारिश, अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पे बारिश हो रही थी, और हम मतलब हमारे पास कुछ भी कोई साधन नहीं जाने का, कोई टैक्सी तो जो हमें ड्रॉप करके चला गया। तो फिर हम रोड पे आए, मैंने कंडीशन देखी होटल की, मैंने कहा होटल तो इस लायक है नहीं कि यहाँ पे रहा जाए। तो मैंने बुकिंग फिर अपनी कैंसिल कर दी। उसके बाद बुकिंग कैंसिल करने के बाद हम लोग बाहर रोड पे खड़े थे, तो फिर मैंने वहीं से अपनी एक दूसरी बुकिंग कर ली। हमने कहा चलो 2 दिन के लिए हम लोग रुक रहे हैं, तो किसी बोट हाउस में रुक जाते हैं डल लेक, क्योंकि हम लोगों को डल लेक वगैरह जाना था, तो बोट हाउस में रुक जाते हैं। बोट हाउस मैंने बुक किया, एक हायत होटल वालों का ही था वो, कोई उन्होंने मतलब मैं हायत करके बोट हाउस डल लेक के अंदर, तो मैंने बुक किया, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। 2 दिन की बुकिंग मैंने की थी। मैंने फिर बाहर कैब वगैरह देखी, कैब तो थी नहीं, एक
ऑटो वगैरह वहाँ पे बहुत सारे थे राजबाग में ही। तो एक ऑटो वाला गया, उसने कहा जी आपको कहाँ जाना है। मैंने फिर उसे बताया भाई ये सिचुएशन है, मेरे को हम लोगों को बोट हाउस जाना है, ये बोट हाउस है आप फिर उसने उससे बोट हाउस वाले से उसने बात करके फिर वो हमें ले गया लोकेशन पे, जो कि डल लेक के अंदर घाट नंबर 9 के आसपास, घाट नंबर 9 से हमें जाना था। तो वहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने उसे फ़ोन किया अपना बोट हाउस वाले को कि हम लोग पहुँच चुके हैं, आप वहाँ पे शिकारा वगैरह चलते हैं, क्योंकि बोट हाउस तो पानी के अंदर है, तो आपको वहाँ तक ड्रॉप करने के लिए आपको शिकारा चाहिए, जो नाव उनकी होती छोटी सी। मैंने कहा नाव वगैरह भेज, हम लोग पहुँचे कैसे अंदर। तो वो अगला बंदा जो वहाँ से मुझे बोला कि भाई साहब आपने बुकिंग तो कर रखी है, लेकिन आपकी जो बुकिंग है वो आप मतलब जो रूम है वो एक ही नाइट के लिए हम लोग दे पाएंगे, क्योंकि ये ओवर फुल है। मैंने कहा भैया आपने एक्सेप्ट किया है, अगर आपको ये करना था तो आप एक्सेप्ट नहीं करते उस पर booking.com पे। तो ये क्या बात हुई, आज रात हम जाएंगे वहाँ पे रुकेंगे, कल फिर कहाँ जाएंगे। तो मैंने उससे भी मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं अपने को चाहिए नहीं, अब कहीं और चलते हैं। तो उसके बाद फिर दोबारा हम उसी जो ऑटो वाला था वो भी हमारा वेट कर रहा था। मैंने उसे हालांकि मैं उसे पैसे वगैरह दे चुका था, लेकिन वो फिर भी वेट कर रहा था कि हम लोग गए या नहीं गए। वो मतलब थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा था, लोकली था वहाँ का, श्रीनगर कश्मीर का। तो जब उसे पता चला कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो फिर वो भी उसकी भी थोड़ी सी बुद्धि जो है वो भी थोड़ी वो भी पैसे कमाने के लिए थोड़ी सी उसका भी जो दिमाग वो चला, वो कह रहा है कि भाई साहब आप आओ, मैं आपको ले चलता हूँ किसी होटल में, कमीशन का उन लोगों का चक्कर होता है। लेकिन मैं मतलब वहाँ पे सब कुछ इतना उल्टा पुल्टा हो रहा था कि मैं किसी पे ट्रस्ट वहाँ पे कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि श्रीनगर कश्मीर उन लोगों का तो लैंग्वेज का और बिहेवियर भी उतना था नहीं ऐसा कि उन पर ट्रस्ट किया जा सके। तो मैंने booking.com से ही एक और होटल वहाँ पे बुक किया। तो उस होटल में हम गए, तो जो ऑटो वाला है उसने कहा चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने कहा चलो ये छोड़ देगा, और वो भी जहाँ उसने जो एड्रेस दिया हुआ था वहाँ पे हम लोग पहुँचे, वो कह रहे नहीं वहाँ तो सारा फुल है। उसको हमने जब बात की होटल वाले से, वो कह रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पे तो सारा कुछ है नहीं, आप दूसरे लोकेशन पे आ जाओ, वहाँ पे आपको रूम दिला देंगे। तो हमने कहा चलो चलते हैं। हमारे साथ वही ऑटो वाला, फिर दोबारा हम उसको मतलब में उसके साथ घूमते रहे। अब वहाँ पे गए उस होटल पे, तो वो जो होटल वाला था वो बाहर आया, उसने अपनी गाड़ी निकाली, वो कह रहा है कि भाई साहब थोड़ी सी आगे है और लोकेशन पे आपको ले चलते हैं, आप लोग वहाँ पे कमरा देख लेना। तो वो हमें एक जंगल, पहाड़ी, बारिश वगैरह हो रही थी, एक लोनली प्लेस, बिल्कुल अकेला एक हाउस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एक आजकल जैसे होम स्टे बना देते हैं लोग घर के अंदर ही, वो ऐसे एक लोकेशन पे लेके गया। और मतलब भूत बंगला आप बोल सकते हो, एक बंगला अलोन, अकेला है वो। और जो मेन सिटी है वहाँ से उसकी दूरी कम से कम 1.5-2 किलोमीटर अंदर है। तो वहाँ पे लेके गया। अब मैं वहाँ पे गया, मेरी वाइफ साथ में थी। अब मैं इंडियन हूँ, हालांकि मैं लोकल, वो लोग भी हिंदी वगैरह तो समझते हैं, लेकिन मेरी वाइफ जो है वो तो है ही नहीं, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है इंडिया के बारे में, तो वो बिल्कुल, और वो भी ऑटो में मैं उसे घुमा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे टैक्सी वगैरह भी इतनी ईजिली मिलती नहीं है। तो हमने सामान उसी में रखा, वो जंगल के अंदर वो ऑटो वाला खुद गया, फिर उसने कहा कि भाई साहब आप जाओ, आप कमरा वगैरह देख लो। हम लोग गए कमरा देखने के लिए अंदर। सबसे पहले वो कह रहा है कि अपने शूज़ वगैरह उतार के, मतलब चप्पल वप्पल उतार के फिर आप अंदर जाओ कमरा देखने के लिए। मैंने कहा यार होटल में ऐसा तो होता नहीं है, आप किसी भी होटल में जाते हो, आप उसका रेंट भी अराउंड 10,000 पर नाइट, ऐसा कुछ रेंट था उसका। तो अंदर गए तो वहाँ पे कोई नहीं, मतलब एकदम सुनसान, वहाँ पे कोई भी उस बंगले के अंदर, होम स्टे जिसे वो होटल बोल रहे थे, उसके अंदर कोई भी नहीं था। अकेले हम लोग और दो और बड़े से कमरा, अंधेरा सा। और फिर मैंने उससे पूछा भाई चलो अगर माना हम यहाँ रह भी लेते हैं, टॉयलेट वगैरह हम देखे वो भी इतना ख़ास नहीं। फिर मेरी वाइफ भी बोलने लगी थी नहीं नहीं यहाँ कौन रुकेगा, वो भी अकेले में, मैं खुद वहाँ नहीं रुकना चाहता था। तो मैंने उससे पूछा, फिर जो कश्मीरी जो होटल वाला था, मैंने कहा भाई साहब अगर मतलब खाने खूने का किचन वगैरह कहाँ है, भाई हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए।
कह रहा नहीं थोड़ी सी दूर है, यहाँ से चले जाओ, नीचे से लेके आ जाना। हमने कहा यार ये क्या बात हुई, रात के बीच में मतलब में 10-11 बजे हम घर पे कमरे में आएंगे, क्योंकि दिन भर हम घूमने जाएंगे इधर उधर। अगर मान लीजिए किसी को कुछ पीना है, पानी लेना है या अपना खाना वगैरह कुछ भी लेना है, तो उसके लिए फिर हम 1.5-2 किलोमीटर रात के बीच में, वो भी बारिश हो रही है, कोई सुविधा नहीं है, यहाँ से कैसे जाएंगे। तो इतने फ्रॉड लोग हैं वहाँ पे कश्मीर के अंदर। तो मैंने उसे मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं भाई साहब ये क्या बात हुई यार यहाँ तो। फिर मैंने एक और होटल booking.com से फिर वो देखा, मैंने कहा अब थोड़ी सी ठीक ठाक होटल देख लेते हैं। तो एक होटल क्लार्क्स इन करके है, जो कि वर्ल्ड वाइड भी उसके ब्रांचेज हैं, दिल्ली वगैरह में भी क्लार्क्स जो है, क्लार्क्स इन ऐसे कुछ नाम से है। वो होटल था अपना वही राजबाग के आसपास ही था वो होटल। तो फिर वहाँ पे गए, वो होटल अच्छा था। अच्छा क्या था मतलब 4 स्टार होटल है, इतना ख़ास था नहीं जैसे अपने को दिल्ली वगैरह या मुंबई वगैरह में मिल जाते हैं उसी कॉस्ट पे। लेकिन फिर भी इतना थोड़ी सिक्योर था, वहाँ पे लोग थे, लोग रुके हुए थे काफ़ी सारे, जो हमारे जो अपने नॉर्थ के साउथ के लोग काफ़ी सारे थे वहाँ पे लोग। तो हमने कहा चलो ये थोड़ी सी सेफ़ है। तो फिर हमारे वही ऑटो वाला जो हमें वहीं पे छोड़ के गया, तो उसको फिर मैंने वही 15-2 हज़ार रुपये दिए होंगे, क्योंकि 3-4 घंटे वो घुमा रहा था हमें। फिर हम वहाँ पे गए, और वहाँ पे भी वो होटल वाला वो 4 स्टार होटल है, इंटरनेशनल एकदम टाइप का। लेकिन वो भी कह रहा है कि हम लोग जी इंटरनेशनल जो कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप या तो कैश दे दीजिए या आप बैंक से जाके या आप कोई अदर गूगल पे वगैरह यूज़ कर लीजिए। मेरा गूगल पे चल नहीं रहा था वहाँ पे। तो फिर मेरे पास कुछ कैश पड़ा हुआ था। हाँ, इसी बीच में जब आने से पहले फिर मैं, क्योंकि हर जगह कैश की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने उसी ड्राइवर को, जो ऑटो ड्राइवर था, उसको बोला कि भाई कहीं पे एक्सचेंज का है US डॉलर का, तो वहाँ मुझे ले चल होटल जाने से पहले, क्योंकि फिर वही पंगा पड़ेगा, ये लोग ना तो कार्ड लेंगे, इनको कैश चाहिए। तो फिर मैंने 500-600 US डॉलर जो है अपने एक्सचेंज करवाए वहाँ पे। तो मेरे पास थोड़ी सी इंडियन करेंसी हो गई थी, और वो उसका भी रेट जो है वहाँ पे इतना कम देते हैं वो लोग। जैसे दिल्ली वगैरह में तो 85, 86, 87 ऐसा कुछ मिल रहा था, वो लोग 81 और ऐसे कुछ दे रहे थे। मतलब उनके अपने ही रेट हैं हर चीज़ के। तो होटल में गए, वहाँ भी वही, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स। तो फिर उसको कैश जितना भी मेरे पास था वो देना पड़ा, क्योंकि हमने 3 दिन के लिए, फिर क्योंकि एक दिन हमारा ख़राब हो चुका था, हम लोग 2 दिन के लिए गए हुए थे, लेकिन एक दिन हम घूमते रहे इन होटलों के चक्कर में। तो फिर उसको मैंने उसे अपना कैश कुछ जो भी था मैं दे दूँ के, चलो मैंने कहा यार थक गए हैं, सुबह से घूम रहे हैं इधर से उधर, चलते हैं आराम करते हैं। फिर हम लोग गए, होटल ठीक था, सिक्योर था थोड़ी सी। तो उसके बाद हम लोग उस दिन तो हमने रेस्ट किया। 19 अप्रैल 2025, 20 तारीख को बीच में ही हमें कोई बंदा मिल गया था। जब मैं राजबाग में ही, जब हम लोग वो पहले होटल के बाहर थे, तो एक बंदा आ गया था, वो कह रहा था कि भाई साहब आपको अगर टैक्सी वगैरह चाहिए होंगे घूमने के लिए तो मैं कर दूंगा, मेरे पास टैक्सी है, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं अरेंज कर दूंगा। उसने मेरा नंबर वगैरह ले लिया था। मैंने कहा चलो ठीक है, हमें टैक्सी तो चाहिए ही, क्योंकि हमें 2-3 दिन घूमना तो है ही। वहाँ पे ऊबर वगैरह कर नहीं सकते, है नहीं अवेलेबल, तो कोई ना कोई टैक्सी वाला चाहिए। तो मैंने एक बंदे को वहाँ पे हाँ बोल दिया था, उसको नंबर भी दे दिया था। तो अगले बंदे का कई बार फ़ोन आया मुझे रात को कि भैया आपको कहाँ चलना है कल, तो हम लोग आ जाएंगे ये वो। चलो मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाना। और उससे मैं पैसे पूछ रहा था कि भाई हमें, मतलब नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था कहीं हिल स्टेशन जाने का, या गुलमर्ग या सोनमर्ग या पहलगाम की तरफ, ऐसा कुछ था। तो हम लोग मॉर्निंग में उठे, उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ी सी टाइम लग गया, तो लगभग 11 के आसपास हो गए होंगे रेडी होते हुए। तो जो गाड़ी वाला था उसको मैं पहले ही बुला चुका था, वो बाहर वेट कर रहा था। चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से जो पहलगाम की दूरी है या सोनमर्ग जो है जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे थे श्रीनगर में, उससे लगभग 100 किलोमीटर्स के आसपास होगी। तो और जो गुलमर्ग है, गुलमर्ग थोड़ी सी नज़दीक में है।
तो उसने कहा भैया आप एक काम कीजिए, आप आज आप लोग गुलमर्ग चलिए। फिर हम दोनों बैठे गाड़ी में। तो वो जो गाड़ी वाला था, जो बंदा मुझे मिला था पहले दिन, वो भी आया था और उसके साथ एक और बंदा आया हुआ था। और दोनों जो हैं वो मतलब वो कश्मीरी लोग हैं और अपनी भाषा में बात कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा भैया ये क्या चक्कर है कि भाई ड्राइवर और उसके साथ एक और बंदा, फिर हम दो, हमें तो केवल एक ड्राइवर चाहिए और गाड़ी चाहिए, हमें कोई दूसरा बंदा तो चाहिए नहीं इसमें। तो उस दिन वो जो बंदा था वो उतर गया, आ गया। मतलब जो बंदा मुझे पहले दिन मिला था वही वो जो गाड़ी वाले को लेके आया हुआ था। तो फिर वो उसने कहा ये ड्राइवर है, ये आपको लेके जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, इसी को पैसे वैसे दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम जो है हम गुलमर्ग गए। गुलमर्ग जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छी जगह है। जब हम गए तो मतलब बर्फ़ वगैरह थी वहाँ पे। और वहाँ पे घूमने के लिए आपको या तो घोड़े वाले हैं या जो टाटा सुमो टाइप के होते हैं हमारे, वैसे भी कुछ गाड़ियाँ हैं 4x4 टाइप, तो वो आपको लेके जाएंगे। तो हमारा विचार तो था वहाँ पे जाने के बाद चलो हम लोग ऐसे ही लोकल थोड़ी सी घूमेंगे। लेकिन वहाँ पे गए तो उन लोगों ने कहा भाई आप यहाँ पे क्या देखोगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे उसने हमें उतारा था तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पे कोई गाड़ी, टैक्सी स्टैंड है, सामने पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों में बर्फ़ वगैरह है, वो चीज़ आप देख सकते हो। लेकिन जो डिफरेंट जो वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं उनको आप लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा भाई घोड़े में तो हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ वो भी मना कर रही थी घोड़े वगैरह में हमने जाना नहीं है। तो हमने फिर गाड़ी कर ली। गाड़ी करने के बाद हम लोग फिर वो गाड़ी वाला जो है हमें लेके गया, वो काफ़ी अच्छे लोकेशन पे। उसको हमने वही 2500 रुपीज़ के आसपास उसे दिया था। 2-3 घंटे उसने हमें घुमाया, अलग अलग स्पॉट पे वो लेके गया। और हर स्पॉट पे वो 15-20 मिनट हमें दे रहा था कि जाओ घूमो, फ़ोटो वगैरह जो भी है वो करवाओ आप। तो हम लोगों ने रियल इन्जॉय किया। जब हम वहाँ पे पहुँचे थे तो मौसम बहुत ही अच्छा था। और कुछ देर 2-3 घंटे के बाद वहाँ पे फिर बारिश वगैरह चालू हो गई। और जितने भी स्नो के जितने पीक्स जो दिख रहे थे वो भी सारे कवर्ड हो गए, वो भी दिखने बंद हो गए। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था, ठंड थी वहाँ पे काफ़ी सारी, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर हम लोग वापस होटल की तरफ आ गए। तो जब हम होटल की तरफ आ रहे थे तो वो ड्राइवर जो है वो हमें बता रहा था कि कल का आपका क्या प्रोग्राम है, कितने दिन आप रुकने वाले हो, ये वो। क्योंकि उन लोगों का भी एक होता है कि चलो मतलब कस्टमर से, एक ही कस्टमर को उससे पैसे कमाए जाएं। तो वो हमें बता रहा था भाई यहाँ पे मिनी स्विट्ज़रलैंड पहलगाम है, वहाँ चलना, ये वो सब कुछ। और या आप कल सोनमर्ग के लिए चलो, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़ेगा सोनमर्ग जाने के लिए, क्योंकि सोनमर्ग जो है वहाँ से थोड़ी सी 100 या 120 के आसपास होगा उस होटल से। लेकिन हम पहले ही जो बर्फ़ वगैरह, जो स्नो के पीक्स वगैरह वो एक्सप्लोर गुलमर्ग में ही कर चुके थे। तो फिर हमने कहा यार फ़ायदा है नहीं दोबारा फिर वैसी लोकेशन पे जाया जाए। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि हम लोग 3 दिन ही वहाँ पे रुकने वाले थे। 22 की हमारी वापसी थी, वहाँ से हमें हैदराबाद निकलना था। तो और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो मुझे तो ऑलरेडी मैंने पहाड़ वगैरह देख रखे हैं। अब मेरी वाइफ जो है उसको देखने थे, तो मैंने, लेकिन वो भी फिर मना करने लगी क्योंकि कल कहाँ सोनमर्ग वगैरह लोकल करते हैं। फिर हमने गाड़ी वाले को, टैक्सी वाले को फ़ोन किया कि भाई हमें लोकल आप करवाओ कल। हम लोग फिर अपने टाइम पे, क्योंकि नाश्ता वगैरह हमारा इंक्लूड था उसमें होटल में, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे और उसके बाद हम नाश्ता वास्ता करने के बाद वो फिर बंदा आ गया टैक्सी वाला, और उसके साथ फिर एक वो जो दूसरा बंदा था वो भी आया। वो लोग फिर हमें लेके गए लोकल के लिए 21 को, 21 अप्रैल 2025। सबसे पहले वो लोग सबसे पहले हमें एक टेंपल में लेके गए। वहाँ पे एक टेंपल है डल लेक से थोड़ी सी अंदर की तरफ, अब नाम तो भूल गया मैं उस टेंपल का। वो ले गए क्योंकि उनको पता चल गया, वो लोग दोनों मुस्लिम थे और उनको पता था कि हम लोग हिंदू हैं, तो वो लोग टेंपल वगैरह ले गए। उसके बाद वो हमें मुग़ल गार्डन वगैरह जो है, ये अकबर वगैरह इनके एंसेस्टर या अकबर ने वो बनाया होगा, या उसके कोई मतलब मुग़ल लोगों ने वो बनाया हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ पे
फिर वही जो वहाँ की जो लोकल जो अटायर में मेरी वाइफ वगैरह उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींची। मुझे बोला था, मैंने कहा भाई मुझे नहीं खिंचवानी, क्योंकि इन लोगों की वो ये लोग ना, इनको अगर 2 फ़ोटो के लिए आप बोलो तो ये लोग बहुत सारे निकाल देते। तो उसने वैसे ही मेरी वाइफ की लगभग 15-20-25 निकाल दी होंगी फ़ोटो। फिर एक का कॉस्ट वो लोग बताते हैं, बाद में वो इंक्लूड कर देते हैं। तो फिर उनके साथ थोड़ी सी, क्योंकि मैं तो लोकल, मुझे पता, मैंने फिर थोड़ी बहुत आर्गुमेंट वगैरह करके अपना थोड़ी फ़ोटो वगैरह कम करवाई और थोड़ी कम पैसे में काम करवा दिया। तो फिर वहाँ से हम नीचे आए तो हमें कुछ ख़रीदना था कि यहाँ के लिए गिफ्ट वगैरह, तो पश्मीना शॉल वगैरह। तो हम लोग देखने के लिए चले गए। इतने में वो जो ड्राइवर और उसके साथ वाला जो बंदा था, वो लोग बार बार हॉर्न बजा के, क्योंकि वहीं पे टैक्सी स्टैंड पे ही खड़े थे, वहाँ से हमें बुला रहे हैं कि भैया आ जाओ और हम लोग आपको लेके जाएंगे कहीं पे शॉपिंग के लिए। क्योंकि इनका कमीशन का चक्कर होता है कि कहीं पे हम लोग जाएंगे तो इन लोगों को भी पैसा मिलेगा। तो हमें इन्होंने शॉपिंग वगैरह भी नहीं करने दी। चलो, हमने कहा चलो आगे जाके कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें फिर डल लेक जाना था। फिर हम लोग डल लेक पहुँचे। डल लेक में शिकारा राइडिंग पे हम लोग चले गए 1-1.5-2 घंटे के लिए। और वहीं पे ही अंदर जब आप शिकारा राइडिंग करते हो तो इन लोगों के अपने जो हट्स वगैरह बने हुए हैं, बोट हाउस, उसी के अंदर इनकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप के, कॉम्प्लेक्स क्या मतलब, अलग अलग बोट्स हैं, बोट हाउसेज हैं, उसके अंदर इनकी दुकानें हैं, जिसके अंदर ये सारा वहाँ के शॉल, हैंडीक्राफ्ट, वुडन के हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, ये चीज़ें सारी बेचते हैं। तो हमने थोड़ी बहुत शॉल वगैरह ख़रीदे वहाँ से। और ताज्जुब की बात ये थी कि जब हम वहाँ पहुँचे पानी के अंदर, मतलब डल लेक आधा 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद, वो एक मार्केट टाइप का इन लोगों ने बना रखा है वैसे शॉपिंग के लिए, पानी में ही है। तो उसके अंदर जब हम गए तो हमने कहा भाई हमारे पास तो कैश है नहीं, क्योंकि हमारे पास कार्ड है, वो भी क्रेडिट कार्ड है। अभी लोग तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं होटल्स वगैरह में, कहीं पे भी आप लोग करोगे तो। वो लोग बोले कि हाँ जी हम तो करते हैं। मतलब पानी के अंदर जो लोग हैं इतने दूर, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन जो इधर जो ज़मीन के ऊपर जो लोग हैं, जिनके होटल्स वगैरह हैं, वो लोग कह रहे हैं नहीं हम नहीं करते। तो हमने शॉपिंग वहाँ पे की, फिर कार्ड्स वगैरह से पे वगैरह किया वहाँ पे, और फिर हम लोग आ गए वापस। तो 22 तारीख लगभग 6 बजे इवनिंग टाइम की हमारी वापसी थी। वापसी वहाँ से हमें, श्रीनगर से हमें हैदराबाद के लिए निकलना था। तो हुआ यूँ कि हमारे पास टाइम था, क्योंकि हमारा चेकआउट 12 बजे का था। तो हमने ड्राइवर बोल रहा था कि आपको कहीं ले चलते हैं। ड्राइवर हमें बोल रहा था उस दिन कि हम आपको अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ के पहलगाम चलते हैं। 22 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं। या कोई हिल स्टेशन पे ले जाते हैं, आप 1-2 घंटे घूमना, उसके बाद वापस आपको छोड़ देंगे एयरपोर्ट, क्योंकि आपकी फ़्लाइट 6 बजे की है। लेकिन वो कह रहा था कि आपको आधे रास्ते तक ले जाएंगे, वहाँ से आपको फिर वही जो घोड़े वाली जो कहानी है, उसके बाद आपको घोड़ों से जाना होता है। जो भी है, मुझे तो आइडिया है नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए नहीं, लेकिन वो बता रहा था। लेकिन हम लोग घोड़े के ऊपर बैठ के कहीं पे जाना नहीं चाहते थे। तो हमने उसे मना कर दिया, नहीं जी हम नहीं जाएंगे पहलगाम, हम लोग खुद ही घूम लेंगे। 12 बजे फिर जब हमने चेकआउट किया, और ड्राइवर को हमने बोल दिया था कि तुम एक काम करना, 3 बजे के आसपास आ जाना, 3 बजे हमें यहाँ से ले जाना एयरपोर्ट के लिए, तो हम चेक इन कर लेंगे एयरपोर्ट वगैरह में। 2-3 घंटे वहीं पे रुक के 6 बजे हम लोग निकल लेंगे। तो हम जब 12 बजे चेकआउट किया तो मैंने रिसेप्शन पे बंदे को बोला कि भाई हमारा जो सामान है इसको आप रख लीजिए, आप क्लॉक हाउस में। तो उसने सारा सामान वहाँ पे रख दिया और हम लोग निकल गए। हमने कहा, मेरी वाइफ ने, चलो कहीं पे स्टारबक्स वगैरह है, कोई कॉफ़ी वगैरह की कोई दुकान है तो वहाँ पे चलते हैं, कुछ देर वहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत कुछ, क्योंकि हमारे पास टाइम था, 2-3 घंटे का टाइम था। तो हम लोग वहाँ से भी निकल गए। आगे से हमने एक ऑटो लिया, हम लोग राजबाग चले गए। राजबाग जो है वो डल लेक के आसपास ही है, और वहाँ पे मतलब उसी ऑटो वाले ने ही हमें बताया कि एक कॉफ़ी हाउस है, उसका नाम भूल गया हूँ मैं, राजबाग पे ही है। तो हम लोग गए वहाँ पे, 2-3 घंटे, 1-2 घंटे बैठे हम वहाँ पे।
चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह हमने पी वहाँ पे, और थोड़ी बहुत स्नैक्स वगैरह उसके साथ में। फिर भी हमारे पास टाइम था, हम लोग बाहर निकले राजबाग पे, जो नदी है झेलम जो पाकिस्तान जा रही थे, उसी के आसपास हम लोग घूम रहे थे 22 तारीख लगभग 1-1:30 बजे। तो घूमते घूमते आगे जाके फिर मैंने एक बंदे से पता किया, मैंने कहा भैया ये लाल चौक वगैरह कहाँ पे है। तो उस बंदे ने बताया मुझे कि राजबाग से अगर आप इस तरफ हो तो बीच में एक पुल है, एक ब्रिज है, वो मतलब गाड़ियों के लिए नहीं है, वो केवल लोग उस पर चल सकते हैं, मतलब नदी क्रॉस कर सकते हो आप, झेलम क्रॉस कर सकते हो। तो उसको क्रॉस करने के बाद ही उस तरफ जो है वो लाल चौक है। तो मैंने लाल चौक का नाम जो है वो काफ़ी पहले से बचपन से ही सुना हुआ, क्योंकि जितने भी कश्मीर वगैरह में जितने भी दंगे वगैरह होते थे श्रीनगर में, तो न्यूज़ में हमेशा लाल चौक, श्रीनगर लाल चौक, इनका ही जिक्र आता था। तो मैंने कहा चलो, अभी तो नॉर्मल था सब कुछ। तो हम लोग गए वहाँ पे, क्रॉस करके गए उस तरफ, लाल चौक में घूमे। तो ये जो वाक़या है, जब हम घूम रहे थे लाल चौक में, तो ये लगभग 2 बज के कम से कम 2-2:30 का टाइम था ये, और हम लोगों को पता नहीं था कि उसी दौरान पहलगाम के अंदर क्या हो रहा है। तो हम लोग लाल चौक पूरा घूमे, और थोड़ी बहुत ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमने वहाँ से ख़रीदे, क्योंकि हमें थोड़ी सी टाइम पास करना था, हम 3 बजे तक। तो 2:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, हम लोग फिर वापस आ गए वहाँ से, ऑटो किया, हम होटल पर आ गए। होटल आने के बाद फिर ड्राइवर आ गया, ड्राइवर हमें लेके गया एयरपोर्ट। तब तक हमें कुछ भी पता ही नहीं था, हमें क्या, काफ़ी लोगों को, हमारे जो ड्राइवर्स वगैरह थे उन लोगों को भी पता नहीं था कि हुआ क्या वहाँ पे पहलगाम में, जो क्योंकि वो 2:30 बजे और उसी दौरान हम लोग जा रहे थे। तो जब हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट में एक अफरा तफरी का माहौल था। जो आर्मी तो हमेशा थी ही वहाँ पे, पहले दिन से श्रीनगर के अंदर चप्पे चप्पे पे आर्मी है, लेकिन तब कुछ ज़्यादा ही, मतलब माहौल कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था, एकदम आर्मी आर्मी, और ये डर का माहौल सा था, हमें पता नहीं था हुआ क्या है। तो हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे, और श्रीनगर के अंदर थोड़ी सी, एयरपोर्ट के अंदर जब आप जाते हो तो आर्मी वाले चेक आपके बैग को करते हैं, जितने आपके लगेज वगैरह हैं वो सब उतर के, गाड़ी वगैरह सब कुछ चेक होती है, क्योंकि वो थोड़ी सी एक अलग ही एक सेंसिटिव जगह है। तो ये सब कुछ हुआ, ये तो नॉर्मल ही था, होता ही है वहाँ पे। फिर हम अंदर गए एयरपोर्ट, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो टिकट थी, हमारी 22 अप्रैल 2025 की थी, लेकिन जब मेरी वाइफ ने जब टिकट की booking.com वगैरह से, तो 22 अप्रैल की जगह हो गया 22 मई, और तब तक हमने टिकट वगैरह देखी नहीं थी ढंग से कि हुआ क्या है। वहाँ पे गए, और जो सिक्योरिटी वाले थे, आर्मी वाले थे, उन्होंने भी डेट वगैरह चेक की होगी, उन्होंने भी मंथ वगैरह देखा नहीं कि क्या है, और हमें जाने दिया अंदर। जब हम अंदर पहुँचे तो वहाँ पे हमने टिकट उन्हें दिखाया, तो वो तो मई की थी, क्योंकि हम लोग चेक इन कर रहे थे ऑनलाइन जो, और वो हो नहीं पा रहे थे। तो हमने जो गौर से देखा तो उसमें मई टिकट हमारी 1 महीने बाद की। तो फिर तुरंत हमने वहाँ पे बैठ के, अब क्या किया जाए। सबसे पहले तो हमने फिर फ़्लाइट चेक किए कि अगली फ़्लाइट हमें मिल जाए हैदराबाद के लिए, या इसको चेंज करके दूसरी टिकट ले लें और इसका रिफ़ंड तो आता रहेगा, क्योंकि हमने वो कैंसिल तो कर दी थी वहाँ पे बैठ के। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। फिर हमने सारे स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, सबसे काउंटर पे घूमते रहे कि कोई फ़्लाइट हमें मिल जाए, हैदराबाद की मिल जाए, दिल्ली की मिल जाए, या मुंबई की मिल जाए। हम तो दूसरे ने अर्ली मॉर्निंग की हमने फ़्लाइट कर ली मुंबई की, वो हो गई थी, बुक हो गई, अर्ली मॉर्निंग होगी, ये 10-11 बजे की फ़्लाइट होगी। तो फिर होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद जब होटल में पहुँच के चेक इन कर लिया, अंदर बैठ के, तो फिर जाके बाद में जितने कज़न वगैरह, भाई वगैरह थे, इन लोगों ने मैसेज किया कि भाई ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है, क्योंकि जो तब तक मतलब 2:30 बजे वो चीज़ हो गई थी, लगभग 6 बजे के आसपास हम लोग होटल में वापस आए। तो तब तक
वो न्यूज़ जो है इंटरनेशनल हो गई। अभी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कभी एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से वहाँ गए, बीच में हमारी टिकट मिस हो गई, तो उस चक्कर में हमने कोई सोशल मीडिया वगैरह या कोई न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे थे, तो हमें पता ही नहीं था और कोई हमें बता भी नहीं रहा था ऐसा कि क्या है। लेकिन अफरा तफरी थी, हमें लग रहा था भाई कश्मीर है, यहाँ पे आर्मी का तो होता ही है, पेट्रोलिंग वगैरह कुछ ना कुछ चल रहा होगा, क्योंकि कई बार हुआ मिनिस्टर लोग आते हैं तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टूरिस्ट पे वहाँ पे अटैक हो गया, ये वो, इनको न्यूज़ जब मिली इन लोगों ने बताया, तो फिर हमने फिर फेसबुक वगैरह पे इधर उधर या यूट्यूब पे चेक करना शुरू किया, तो तब जाके हमें पता चला कि ये यहाँ पे पुलवामा पहलगाम में ये काम हुआ है। तो वो रात जो थी वो एकदम डरावनी रात थी, क्योंकि पूरे होटल से वगैरह लगभग सब कुछ एकदम बंद हो चुके थे। बंद क्या मतलब डर का माहौल हो गया था, और हम लोग भी सहमे हुए थे। हमने भी अपना खाना वाना थोड़ी सी जो भी नीचे जाके खाया होटल के रेस्टोरेंट में, ऊपर आके हम लोग भी लाइट वाइट बंद करके सो गए, क्योंकि माहौल इतना वो था कि नींद भी नहीं आई रात भर। हमें था कि यहाँ से निकलना है अर्ली मॉर्निंग में। जो वहाँ पे आर्मी वगैरह की जो पेट्रोलिंग वगैरह, हमारे होटल्स जितने भी होटल वगैरह रोड पे केवल आर्मी की ही गाड़ियाँ चल रही थी, और नॉर्मल टैक्सी वगैरह भी वहाँ पे नहीं दिख रही थी इतनी जितनी आम दिनों में होती थी। तो हम लोग फिर मॉर्निंग में उठे, नींद तो आई नहीं रात भर। मॉर्निंग में उठे, नहा धो के अपना तैयार होके जल्दी हमने कहा भाई चलो चलते हैं एयरपोर्ट निकलते हैं, फ़्लाइट है, फ़्लाइट से निकल जाएंगे मुंबई के लिए। तो जैसे ही निकले, क्योंकि हमारे पास टैक्सी वगैरह तो थी नहीं, टैक्सी वाले का तो अगले जो 22 तारीख वो ड्रॉप करने के बाद फिर उससे कोई कांटेक्ट वगैरह हमने किया नहीं। तो मैं नीचे गया, मैं ऊबर वगैरह देख रहा था, वो तो वहाँ पे है नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर नीचे जाके मैंने उन लोगों से बात किया कि भाई हमें टैक्सी चाहिए एयरपोर्ट जाने के लिए, तो अगर कोई होटल की कोई टैक्सी वगैरह कोई है जो हमें वहाँ ड्रॉप कर दे। तो वो लोग भी बोलने लगे भाई हमारे पास तो टैक्सी वगैरह अवेलेबल है नहीं अभी। तो अब मैं गया रोड पे, मैंने सोचा कि चलो बाहर कोई रोड पे ही, क्योंकि टैक्सी वगैरह चलती हैं, अगर कोई मिल जाए तो अगले बंदे को हाथ दे के भाई हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे, जो भी चार्जेस हैं वो ले ले। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, वहाँ पे केवल आर्मी वाले, वो भी अपने डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ, पूरे चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही थी। और तो वहाँ तो कोई टैक्सी वगैरह है ही नहीं, बस वो लोग घूम रहे हैं केवल। तो मैं भी अंदर आ गया, मैंने कहा भाई अभी अपने को एयरपोर्ट निकलना कैसे होगा। तो जो अंदर के जो बंदे थे, जो एम्प्लॉई है वहाँ पे, जो स्टाफ, उनमें से कुछ लोगों ने हमारी हेल्प की। वो बाहर गए, कोई टैक्सी वाला किसी बंदे को लेके जा रहा था, सिंगल बंदे को एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि वो हम एयरपोर्ट के नज़दीक में ही थे। तो उसने उसे हाथ दिया, उसने पूछा होगा भाई 2 है, इनको भी ड्रॉप कर दो। उसके बाद बड़ी गाड़ी थी, वो 7 सीटर होगी। तो अगला बंदा, उसने फिर हमें पिक कर लिया, तो उसने हमें फिर ड्रॉप किया एयरपोर्ट। और वो बंदा अच्छा था, कश्मीरी, और उससे बात भी हुई। फिर वो भी वही बात कर रहा था कि भैया हमने तो लोन लेके गाड़ियाँ ले रखी हैं यहाँ पे, कोई कश्मीर में तो कोई काम है नहीं, लोन लेके, बैंक से लोन लेके गाड़ी वगैरह टैक्सी में लगा रखी है, और यही टूरिस्ट लोगों के उससे ही हमारा चल रहा है काम धंधा। और कल रात वो खुद बोला था कि कल रात मैं नहीं सो पाया, अगर टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो कैसे फिर इनकम होगी, और कैसे हम लोन वगैरह बैंक का चुकाएंगे, गाड़ी वगैरह नहीं तो जब्त हो जाएंगे, काम ही नहीं है कोई। मतलब कुछ लोग वहाँ पे ठीक भी हैं, लोगों का कहना ठीक था, क्योंकि हमारे जितने इंडियन, कश्मीर में जितना बिज़नेस जो था वो टूरिज़्म पे ही है, और टूरिस्ट भी कश्मीर के अंदर फॉरेनर नहीं है। टूरिस्ट वहाँ पे मैंने ज़्यादातर साउथ के लोग देखे, साउथ के लोग, मुंबई के लोग, गुजराती, मतलब ये लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, और इन्हीं लोगों से ही वहाँ पे धंधा चल रहा है। और ज़्यादातर हमारे, मतलब होंगे मुस्लिम लोग भी होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों से मैं मिला सारे हिंदू लोग।
क्योंकि साउथ में गर्मी होती है, लोग कश्मीर चलो घूमने चलते हैं, और 2019 के बाद वहाँ का माहौल ठीक था। हमारे जो इंडियन है वहाँ पे टूरिस्ट लगभग, होटल वाले भी बोल रहे थे कि भाई 95% जो है हमारे अपने जो इंडिया के जो लोग हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे, और अच्छा खासा पैसा उन लोगों को दे रहे थे। तो ये करने के बावजूद भी जो इन लोगों ने किया, हिंदुओं को चुन चुन के जो मारने का काम वहाँ पे हुआ, तो ये बहुत ही दुखद था। और अभी भी उस बारे में सोचते हैं कि मतलब जिनके साथ भी ये हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर अपने आप को भी अगर उस बारे में अभी भी रख के देखते हैं कि अगर उस दिन हम भी वहाँ पे हमारा प्रोग्राम लोकल ना होके हम लोग भी पहलगाम की तरफ चले जाते, कुछ भी हो सकता था। तो हालांकि बहुत ही बुरा ये चीज़ वहाँ पे किया गया, और इसका जो इम्पैक्ट है वो कई सालों तक रहेगा। लोग हैं वहाँ पे जो वहाँ के जो लोकल हैं, कुछ आतंकी गतिविधि में भी शामिल होंगे, लेकिन कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जो अपने नॉर्मल अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते हैं। तो जो ये चक्कर हुआ कि हिंदुओं को मार दो और टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए वहाँ पे, ये गलत है। उन लोगों की सोच ये है कि यहाँ पे लोगों के पास रोज़गार ना आए, पैसा ना आए, और इनके बच्चे स्कूल ना जा पाएँ। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय, मतलब ये जितनी आतंकवादी गतिविधियाँ हैं इनके, मतलब अगर कोई काम ही नहीं होगा वहाँ पे, लोगों के पास कमाने का कोई साधन नहीं होगा, तो इन लोगों को इतना वो कर दिया जाए कि ये लोग भी आतंकी बन जाएं। तो ऐसी सोच उन लोगों की हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।